जय हिंद भारतवासियों, बात करेंगे आज की ताजा खबरों की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में रोजगार का सृजन किया। आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों में जुटा राज्यसभा सचिवालय। सरकार ने राजमार्गों पर बेहतर यातायात सुरक्षा के लिए सड़क निर्माण उपकरण वाहनों के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव किया। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार सीनेटर कमला हैरिस को भारतीय मूल होने पर गर्व है। अमेरिका में सिंधी समुदाय के लोगों ने वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूत के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। गोल्ड ETF में जुलाई के दौरान 921 करोड़ रुपए की आमद। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का निधन। साथ ही साथ में बात करेंगे विश्व और देश के कोरोना वायरस मामलों की। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ने 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में प्रमुख रूप से अपने विस्तार की पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने संबोधन में इस योजना के प्रस्ताव की घोषणा की थी। 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में 1 लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। 1/3 कैडेट लड़कियां होंगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि तटीय और सीमावर्ती जिलों के उन 1000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई है जहां एनसीसी की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। सेना इन एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी। नौसेना तटीय इलाकों में, जबकि वायुसेना अपने केंद्रों के निकट स्थित एनसीसी यूनिटों को सहायता प्रदान करेगी। इससे सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों के युवाओं को न केवल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें सशस्त्र बलों के बारे में जानने में प्रेरणा भी मिलेगी। एनसीसी विस्तार योजना राज्यों की सहभागिता के साथ लागू की जाएगी। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5,50,000 से ज्यादा मानव दिवसों के रोजगार का सृजन किया है। यह राज्य बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करते हैं। इन राज्यों में 2,988 करोड़ रुपए की लगभग 165 रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। इस अभियान में 14 अगस्त तक 11,996 कामगार लगे हुए थे। इन परियोजनाओं में लगे ठेकेदारों को 1,336 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। रेल विभाग ने प्रत्येक जिले और राज्य के नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं और राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रभाव से अपने गांव को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने और उन्हें सशक्त करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचा तैयार करने में खर्च किए जाएंगे। 125 दिन के इस अभियान में 116 जिले और 25 श्रेणियों के कार्यों की शामिल किया गया है। प्रत्येक कार्य प्रवासी मजदूरों पर केंद्रित है। राज्यसभा सचिवालय संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए इस महीने के तीसरे सप्ताह तक पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए पिछले 2 हफ्तों से निर्धारित समय से अधिक काम कर रहा है। राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मौजूदा प्रतिबंधों के तहत मॉनसून सत्र चलाने के लिए दोनों सदनों के चैम्बर और गैलरी का इस्तेमाल करने के बारे में पिछले महीने फैसला किया था। श्री नायडू ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि परीक्षण, रिहर्सल तथा अंतिम निरीक्षण जैसी सभी तैयारियां इस महीने के तीसरे सप्ताह तक पूरी हो जाएं। प्रबंधों के अनुसार मॉनसून सत्र के दौरान सदस्यों के बैठने के लिए राज्यसभा चैम्बर और गैलरी तथा लोकसभा चैम्बर का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यसभा चैम्बर में 60 और राज्यसभा गैलरी में 51 सदस्य बैठेंगे। पहली पंक्ति सुरक्षित
दूरी बनाए रखने के नियम के अनुसार रिक्त रहेगी। शेष 132 सदस्य लोकसभा चैम्बर में बैठेंगे। विभिन्न दलों को राज्यसभा चैम्बर और गैलरी में उनकी सदस्य संख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी और बाकी दलों को लोकसभा चैम्बर के सत्ता पक्ष और अन्य के लिए निर्धारित 2 ब्लॉक में सीटें दी जाएंगी। राज्यसभा के सभापति ने सचिवालय के अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करते हुए सदस्यों को विभिन्न दस्तावेज देने की आवश्यकता कम से कम करने का भी निर्देश दिया है। सरकार ने राजमार्गों पर बेहतर यातायात सुरक्षा के लिए सड़क निर्माण उपकरण वाहनों के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए एक प्रारूप अधिसूचना लेकर आया है। अधिसूचना में सार्वजनिक सड़कों पर अन्य गाड़ियों के साथ चलने वाले सड़क निर्माण वाहनों के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने का उल्लेख किया गया है। इनमें ऐसे वाहनों के ऊपर अलार्म लगाने, इन वाहनों को चलाने वाले लोगों के लिए व्यापक सुविधा और ऑपरेटर स्टेशन तथा रखरखाव क्षेत्र को जरूरी बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में वैसे तो पहले से कुछ सुरक्षा मानक तय हैं, लेकिन नए मसौदे के जरिए इन नियमों को और सख्त बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना पर हितधारकों और लोगों को से 30 दिन के भीतर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार सीनेटर कमला हैरिस ने अपने भारतीय मूल की होने पर गर्व का अनुभव किया है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों को पहली बार संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मां हमेशा उनमें इटली के स्वाद के प्रति रुचि पैदा करती रहती थी। 55 वर्षीय हैरिस पहली अश्वेत महिला है जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। सुश्री हैरिस ने बताया कि वे अपने नाना के साथ मद्रास यानी वर्तमान के चेन्नई में दूर दूर तक घूमती थी और वे उन्हें बताते थे कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के उदय के लिए कौन कौन से प्रमुख व्यक्तियों ने योगदान किया। सुश्री हैरिस ने बाइडेन नेशनल काउंसिल के लिए भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा है कि वे 15 अगस्त 2020 को दक्षिण एशियाई मूल की अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की पहली उम्मीदवार के रूप में आई हैं। उन्होंने श्री बाइडेन के साथ भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका में रहने वाली भारतीयों को शुभकामनाएं दी। अमेरिका में सिंधी समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान में साजिश के तहत लापता होने वाले पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए वॉशिंगटन में पाकिस्तान के दूत के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सिंध में साजिशन लापता हो रहे लोगों की रिहाई के लिए नारे लगाए। सिंध फाउंडेशन के बयान के अनुसार प्रदर्शनकारियों के हाथों में लापता लोगों के पोस्टर थे। प्रदर्शनकारियों ने गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के अलावा सिंधी, बलूच और पख्तून समुदाय के नेता शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने साजिश के तहत सभी लोगों, विशेष रूप से अध्यापक और विद्वान सारंग जो की रिहाई की मांग की है। श्री जो का मंगलवार को कराची में उनके निवास से अपहरण कर लिया गया था। सिंधी फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक सूफी लधारी ने सिंधी इनाम द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और कहा कि सिंधी कवि और लेखक तथा सारंग जो के पिता ताज जो ने पाकिस्तान में राष्ट्रपति का पुरस्कार लेने से मना कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान में साजिश के तहत लापता की घटनाओं पर विराम लगाने की मांग की है। गोल्ड ETF में जुलाई के दौरान 921 करोड़ रुपए की आमद दिखाई दी, कुछ पिछले महीने के मुकाबले 86% अधिक थी। सोने की बढ़ती कीमतों के कारण नए निवेशक बड़ी संख्या में इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष के पहले 7 महीने में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF श्रेणी के 4,452 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। आंकड़ों के अनुसार गोल्ड ETF में जून में 494 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, जो कि जुलाई में बढ़कर 921 करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह जुलाई के अंत तक गोल्ड ETF के अंतर्गत परिसंपत्तियों 19% बढ़कर 41 करोड़ रुपए हो गई हैं, जबकि जून के अंत में वो 10,857 करोड़ रुपए पर थीं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री चेतन चौहान का निधन हो गया। 16 अगस्त 2020 को वह
73 वर्ष के थे। चेतन चौहान को पिछले महीने लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया। चिकित्सकों के अनुसार एक साथ शरीर में कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण उनका निधन हो गया। 12 साल के अपने क्रिकेट करियर में चेतन चौहान ने 40 टेस्ट मैचों में 2084 रन बनाए। उन्होंने 2 विकेट भी लिए। उनके नाम 16 अर्धशतक भी दर्ज हैं। सुनील गावस्कर के साथ उनकी सलामी जोड़ी दुनिया भर में मशहूर रही। दोनों ने सलामी जोड़ी के तौर पर 3000 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें 12 बार शतकीय साझेदारी भी शामिल है। 1981 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। श्री चौहान उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 1991 और 1998 में 2 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी चेतन चौहान के निधन पर शोक व्यक्त किया और एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक सदा हुआ क्रिकेटर खिलाड़ी होने के साथ ही चेतन चौहान एक बेहतरीन सांसद और जमीन से जुड़े राजनीतिज्ञ थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अन्य मंत्रियों ने पूर्व क्रिकेटर और अपने सहयोगी चेतन चौहान जी को कैबिनेट की बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। श्री जोगी ने श्री चेतन चौहान के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। विश्व और भारत में कोरोना वायरस मामलों की। विश्व भर में 2.1 करोड़ से पार हो चुके हैं कोरोना वायरस मामले। वहीं अगर मृत्यु के आंकड़ों की बात करें तो 7.7 लाख से पार हो गए हैं कोरोना वायरस से मृत्यु वाले लोगों की संख्या। बात करें रिकवरी की तो 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से अभी तक रिकवर हो चुके हैं। बात करें भारत की तो 26 लाख से आंकड़ा पार हो चुका है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का। वहीं 51,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ठीक होने वालों की संख्या 19 लाख से पार हो चुकी है, जिसके साथ ही भारत में रिकवरी का जो रेट है वो 72 के पार पहुंच चुका है। बने रहें इसी के साथ, बने रहें DI न्यूज के साथ। जय हिंद।